एक दिन रात को जब चंदर लौटा तो देखा कि अपनी कार आ गई है। उसका मन फूल उठा। जैसे कोई अनाथ भटका हुआ बच्चा अपने संरक्षक की गोद के लिए तड़प उठता है, वैसे ही वह पिछले 1.5 महीने से डॉक्टर साहब के लिए तरस गया था। जहां इस वक्त उसके जीवन में सिर्फ नशा और नीरसता थी, वहीं हृदय के कोने में सिर्फ एक सुकुमार भावना रह गई थी। वह थी डॉक्टर शुक्ला के प्रति। वह भावना कृतज्ञता की भावना नहीं थी। डॉक्टर शुक्ला इतने दूर नहीं थे कि अब उनके लिए वह कृतज्ञ हो। इतने बड़े हो जाने पर भी जब कभी वो डॉक्टर शुक्ला को देखता था तो लगता था जैसे कोई नन्हा बच्चा अपने अभिभावक की गोद में आकर निश्चिंत हो जाता। उसने पास आकर देखा, डॉक्टर साहब बरामदे में टहल रहे थे। चंद्र दौड़कर उनके पाँव में गिर पड़ा। डॉक्टर साहब ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोले, कॉन्वोकेशन हो गया, डिग्री जीत लाए। जी हाँ, बड़ी विनम्रता से चंदर ने कहा। बहुत ठीक, अब डीलिट की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। डॉक्टर साहब बोले, मैं तो 15 जनवरी को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम साल भर के लिए। इतनी जल्दी? ऑफर कब आया? चंदर ने अचरज से पूछा। अरे मैं उन दिनों दिल्ली गया था ना, तभी एजुकेशन मिनिस्टर से बात हुई थी। डॉक्टर साहब ने चंदर को देखते हुए कहा। अरे तुम कुछ दुबले हो रहे हो, क्यों? महाराजिन ने ठीक से काम नहीं किया? अरे नहीं, चंदर ने हंसकर कहा। बिंती की शादी ठीक ठाक हो गई। बिंती की शादी? डॉक्टर साहब ने सिर झुकाए टहलते हुए एक बड़ी फीकी हंसी हंसकर कहा। बिंती और तुम्हारी बुआ जी दोनों अंदर हैं। अंदर हैं? चंदर को यह रहस्य कुछ समझ में नहीं आता था। इतनी जल्दी बिंती लौट आई? बिंती गई ही कहाँ? डॉक्टर साहब ने बहुत चुपचाप सिर झुकाकर कहा और बहुत करुण उदासी उनके मुंह पर छा गई। वह बेचैनी से बरामदे में टहलने लगे। चंदर का साहस नहीं हुआ कुछ और पूछने का, परंतु कुछ अमंगल अवश्य हुआ है। वह अंदर गया। बुआ जी अपनी कोठरी में सामान रख रही थी और बिंती बैठी सिल पर उड़द की भीगी दाल पीस रही थी। बिंती ने चंदर को देखा, दाल में सने हुए हाथ जोड़कर प्रणाम किया, सिर को आंचल से ढककर चुपचाप दाल पीसने लगी। कुछ बोली नहीं। चंदन ने प्रणाम किया और जाकर बुआ के पैर छू लिए। अरे चंदन, आओ बेटवा, हम तो लुट गए बेटवा। और बुआ वहीं देहरी पर सिर थाम कर बैठ गई। क्या हुआ बुआ जी? चंदन ने पूछा। होत का भैया, जौन बदा रहा भाग में ओही भवा। और बुआ अपनी धोती से आंसू पोंछकर बोली, ई हमरी छाती पर मूंग दरे के लिए बधी रही तौन जमी है। भगवान कौनों को ऐसी कलंकनी बिटिया ना दे। 3 भावरी के बाद बारात उठ गई भैया, हमरो तो कुल डूब गया। और बुआ जी ने उच्च स्वर में रुदन शुरू किया। बिंती ने चुपचाप हाथ धोए और उठकर छत पर चली गई। चुप रहो हो, अब रोए रोए के काहे जीव हलकान करत हो। गुणवंती बिटिया बाय, हजारा नाए की बिटिया के लिए गोड़े गिर हैं। अपना एकांत हुई के बैठो, महाराजिन ने पूरी उतारते हुए कहा। आखिर बात क्या हुई महाराजिन? चंदर ने पूछा। महाराजिन ने जो बताया उससे पता लगा कि लड़के वाले बहुत संकीर्ण मना और स्वार्थी थे। पहले मालूम हुआ कि लड़का उन्होंने ग्रेजुएट बताया था और वह था इंटर फेल। फिर दरवाजे पर झगड़ा किया उन्होंने। डॉक्टर साहब बहुत बिगड़ गए। अंत में मड़वे में लोगों ने देखा कि लड़के के बाएं हाथ की उंगलियां गायब हैं। डॉक्टर साहब इस बात पर बिगड़े और उन्होंने मड़वे से बिंटी को उठवा दिया। फिर बहुत लड़ाई हुई, लाठी तक चलने की नौबत आ गई। जैसे तैसे झगड़ा निपटा, 3 भंवरों के बाद ब्याह टूट गया। अब बताओ भैया, सहसा बुआ आंसू पोंछकर गरज उठी। इन्हें का हुई गवा रहा, इनकी मति मारी गई। गुस्से में आए कि बिंती को उठवाए लिहिन। अब हम इतनी बड़ी बिटिया के लेके कहाँ जाई? हम हमारी बिरादरी में कौन पूछिए का? इतना पढ़ लिख के इन्हें का सूझा? अरे लड़की वाले हमेशा दब के चले चाहिए। अरे तो क्या आंख बंद कर लेते? लंगड़े लूले लड़के से ब्याह कैसे कर देते? बुआ तुम भी गजब करती हो, चंदर बोला। भैया जे के भाग में लंगड़ा लूला बदा हुई ओ का ओही मिली।
लड़कियों को निभा करे चाहिए कि शकल देखे चाहिए। अब हिंद ब्याह के बाद कौनों के हाथ जोड़ टूट जाए तो औरत अपने आदमी को छोड़ के गली गली की हांडी चाटे। हम रहे तो जब बिनती 3 बरस की हुई गई तब उनकी शकल उजेले में देखा रहा, जैसा भाग में रहा तैसा होत। चंदर ने विचित्र हृदयहीन तर्क को सुना और आश्चर्य से बुआ की ओर देखने लगा। बुआ जी बकती जा रही थी। अब कहते हैं कि बिनती को पढ़ोगे, ब्याह न करबे, रही सही इज्जत भी बेच रहे हैं, हमारी तो किस्मत फूट गई। और फिर वे रोने लगी। पैदा होते काहे नहीं मर गई कुलबोरनी कुलच्छनी अभागिन। सहसा बिनती छत से उतरी और आंगन में आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आग भरी थी। बस करो माँ जी, वह चीख कर बोली। बहुत सुन लिया मैंने, अब और बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे कोसने से अब तक नहीं मरी और ना ही मरूंगी। अब मैं सुनूंगी नहीं, मैं साफ कह देती हूँ। तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती तो जाओ तीर्थ यात्रा में अपना परलोक सुधारो, भगवान का भजन करो, समझी कि नहीं। चंदर ने ताज्जुब से बिनती की ओर देखा। वह वही बिनती है जो माँ जी की जरा जरा सी बात से लिपट कर रोया करती थी। बिनती का चेहरा तमतमाया हुआ था और गुस्से से बदन कांप रहा था। बुआ उछलकर खड़ी हो गई और दुगनी चीख कर बोली, अब बहुत जबान चले लगी है। कौन है तोर जे बल पे ई चमक दिखावत है, हम काट के धर देबे तो के बताई दे तुम्ही मुझौसी। ऐसी न होती तो काहे की ई दिन देखत पड़त, उन्हें तो खाएगा ही, हमू का खाए ले। अपना मुंह पीट कर बुआ बोली, तुम इतनी मीठी नहीं हो माँ जी कि तुम्हें खा लूं। बिनती ने और तड़प कर जवाब दिया। चंद्र स्तब्ध हो गया। ये बिनती पागल हो गई है, अपनी माँ को क्या कह रही है। छी बिनती, पागल हो गई हूँ क्या, चलो उधर, चंदन ने डांट कर कहा। चुप रहो चंदन, हम भी आदमी हैं, हमने जितना बर्दाश्त किया है हम ही जानते हैं। हम क्यों बर्दाश्त करें, और तुमसे क्या मतलब, तुम कौन होते हो हमारे बीच में बोलने वाले। क्या है ये सब, तुम लोग सब पागल हो गए हो क्या। बिनती, ये क्या हो रहा है। सहसा डॉक्टर साहब ने आकर कहा। बिनती दौड़कर डॉक्टर साहब से लिपट गई और रोकर बोली, मामा जी मुझे दीदी के पास भेज दीजिए, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा बेटी अच्छा, जाओ चंद्र इसे लेकर जाओ, डॉक्टर साहब ने कहा। बिनती चली गई तो बुआ जी से बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उस पर गुस्सा उतारने से क्या फायदा, हमारे सामने ये बातें करोगी तो ठीक नहीं होगा। अरे हम काहे बोल रहे, हम तो मर जाई तो अच्छा है। बुआ जी पर जैसे देवी माँ आ गई हैं। इस तरह से झूम झूम कर रो रही थी। हम तो वृंदावन जाए के डूब मरी, अब हम तुम लोगों की शकल न देखबे, हम मर जाई तो चाहे बिनती को पढ़ाओ चाहे नचाओ गवाओ, हम अपनी आंख से न देखबे। उस रात को किसी ने खाना नहीं खाया। एक विचित्र सा विषाद सारे घन पर छाया हुआ था। जाड़े की रात का गहन अंधेरा खामोश छाया हुआ था। महज एक अमंगल छाया की तरह कभी कभी बुआ जी का रूंधन अंधेरे को झंझोर जाता था। सभी चुपचाप भूखे सो गए। दूसरे दिन बिनती उठी और महाराजन के आने के पहले ही उसने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ा दी। थोड़ी देर में चाय बनकर और टोस्ट बनकर वह डॉक्टर साहब के सामने रखाई। डॉक्टर साहब कल की बातों से बहुत व्यथित थे। रात को भी उन्होंने खाना नहीं खाया था। इस वक्त भी उन्होंने मना कर दिया। बिनती चंदर के कमरे में गई। चंदर, मामा जी ने कल रात को कुछ नहीं खाया, तुमने भी नहीं खाया, चलो चाय भी ले लो। चंदर ने भी मना किया तो बिनती बोली, तुम पी लोगे तो मामा जी भी शायद पी लें। चंद्र चुपचाप उठ गया। बिनती थोड़ी देर में गई तो देखा दोनों चाय पी रहे हैं। वह आकर मेवा निकालने लगी। चाय पीते पीते डॉक्टर साहब ने कहा, चंदन यह पासबुक लो, 500 निकाल लो और 2000 का हिसाब अलग करवा दो। अच्छा देखो, मैं तो कल चला जाऊंगा दिल्ली। बिनती को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं है, वहाँ 4 रिश्तेदार हैं, 20 तरह की बातें होंगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अब आगे जब तक वह चाहे पढ़े, अगर कहो तो यहाँ छोड़ जाऊं, तुम पढ़ाते रहना। बिनती आ गई और तश्तरी में भुना मेवा रखकर उसमें नमक मिला रही थी। चंदन ने एक स्लाइस उठाई और उस पर नमक लगाते हुए बोला, वैसे आप यहाँ छोड़ जाएं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अकेले घर में अच्छा नहीं लगता। 2-1 रोज की बात दूसरी होती है,
एकदम से साल भर के लिए? अब आप समझ लें। हाँ बेटा, कहते तो तुम ठीक हो। अच्छा, कॉलेज के हॉस्टल में अगर रख दिया जाए? डॉक्टर साहब ने पूछा। मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखना ठीक नहीं समझता हूँ सर। चंदर बोला। घर के वातावरण और वहाँ के वातावरण में बहुत अंतर होता है। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा, तो इस साल मैं इसे दिल्ली लिए जा रहा हूँ, अगले साल देखा जाएगा। चंदन, इस महीने भर में मेरा सारा विश्वास हिल गया। सुधा का विवाह कितनी अच्छी जगह किया था, मगर सुधा पीली पड़ गई है। कितना दुख हुआ मुझे देखकर। और बिनती के साथ ये हुआ। सचमुच यह जाति विवाह सभी परंपराएं बहुत ही बुरी हैं, बहुत तरह सड़ गई हैं। उन्हें तो काट फेंकना चाहिए। मेरा तो वैसे इस अनुभव से सारा आदर्श ही बदल गया। चंदर बहुत अचरज से डॉक्टर साहब की ओर देखने लगा। यही जगह थी। इसी तरह बैठकर डॉक्टर साहब ने जाति, बिरादरी, विवाह आदि सामाजिक परंपराओं की कितनी प्रशंसा की थी। जिंदगी की लहरों ने हर एक को 10 महीने में कहां से कहां लाकर पटक दिया था। डॉक्टर साहब कहते गए, हम लोग जिंदगी से दूर रहकर सोचते हैं कि हमारी सामाजिक संस्थाएं स्वर्ग हैं। यह तो जब उनमें धंसो तब उनकी गंदगी मालूम होती है। चंदन, तुम कोई गैर जात का अच्छा सा लड़का ढूंढो। मैं बिनती की शादी दूसरी बिरादरी में कर दूंगा। बिनती जो चाय ला रही थी फौरन बड़े दृढ़ स्वर में बोली, मामा जी, आप जहर दे दीजिए लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं? क्यों नहीं बेटी, क्यों नहीं? अच्छा, जब तक तेरी इच्छा हो तब तक पढ़। दूसरे दिन डॉक्टर साहब ने बुआ जी को बुलाया, रुपए दे दिए। लो, यह 500 पहले खर्चे के हैं और 2000 में से तुम्हें धीरे धीरे मिलता रहेगा। 2-3 दिन के अंदर बुआ ने जाने की सारी तैयारी कर ली, लेकिन 3 दिन तक बराबर रोती रही, उनके आंसू थमे नहीं। बिंदी चुप थी, वह भी कुछ नहीं बोली। चौथे दिन जब सामान मोटर पर रखवा चुकी तो उन्होंने चंदर से बिनती को बुलवाया। बिनती आई तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और बहुत रोई, लेकिन डॉक्टर साहब को देखते ही फिर बोल उठी, हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भइयो अपना नेहोर, अपनी लड़की के बिया दी और हमारी लड़की। और फिर वो चुप हो गई और बिनती को चिपटा कर रोने लगी। चंदर चुपचाप खड़ा सोच रहा था। अभी तक बिनती खराब थी, अब डॉक्टर साहब खराब हो गए। बुआ ने रुपए संभाल कर रख लिए और मोटर पर बैठ गई। समस्त लांछनों के बावजूद डॉक्टर साहब उन्हें पहुंचाने स्टेशन तक गए। बिनती बहुत ही चुप सी हो गई थी। वह किसी से कुछ नहीं बोलती और चुपचाप काम किया करती थी। जब काम से फुर्सत पा लेती तो सुधा के कमरे में जाकर लेट जाती और जाने क्या सोचा करती। चंदर को बड़ा ताज्जुब होता था बिनती को देखकर। जब बिनती खुश थी, बोलती चालती थी तो चंदर बिनती से चिढ़ गया था। लेकिन बिनती के जीवन का यह नया रूप देखकर वह पहले की सभी बातें भूल गया और उसने फिर बात करने की कोशिश की, लेकिन बिनती ज्यादा बोली नहीं। एक दिन दोपहर को चंदर यूनिवर्सिटी से लौटकर आया। उसने रेडियो खोल दिया। बिनती एक तश्तरी में अमरूद काट कर ले आई और रखकर जाने लगी। सुनो बिनती, क्या तुमने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? मैं कितना व्यथित हूँ बिनती। अगर तुमको भूल से कुछ कह दिया हो तो तुम इसका इतना बुरा मान गई कि 2-3 महीने बाद भी नहीं भूली। नहीं, बुरा मानने की क्या बात है चंदर? बिनती एक फीकी हंसी हंसकर बोली, आखिर नारी का भी एक स्वाभिमान है। मुझे माँ बचपन से कुचलती रही, मैंने तुम्हें दीदी से बढ़कर माना। तुम भी ठोकरें लगाने से बाज नहीं आए, फिर भी मैं सब सहती गई। उस दिन जब मंडप के नीचे मामा जी ने जबरदस्ती हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया तो मुझे उसी क्षण लगा जैसे मुझ में भी कुछ सत्व है। मैं इसीलिए नहीं बनी हूँ कि दुनिया मुझे कुचलती ही रहे। अब मैं विरोध करना, विद्रोह करना भी सीख गई हूँ। जिंदगी में स्नेह की जगह है, लेकिन स्वाभिमान भी तो कोई चीज है। और तुम्हें अपनी जिंदगी में किसी की जरूरत भी तो नहीं है। कहकर बिनती धीरे से चली गई। अपमान से चंदर का चेहरा काला पड़ गया। उसने रेडियो बंद कर दिया और तश्तरी उठाकर नीचे रख दी और बिना कपड़े बदले पम्मी के यहाँ चल दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, जब वह दूसरे पर दया करता है तो वह चाहता है कि याचक पूरी तरह विनम्र होकर उसे स्वीकार करे।
अगर याचक दान लेने में कहीं भी स्वाभिमान दिखलाता है तो आदमी अपनी दान रत्ती और दया भाव भूलकर नृशंसता से उस स्वाभिमान को कुचलने में व्यस्त हो जाता है। आज हफ्तों के बाद चंदर के मन में बिनती के लिए कुछ स्नेह, कुछ दया जागी थी। बिनती को उदास मौन देखकर, लेकिन बिनती के इस स्वाभिमान भरे उत्तर ने फिर उसके मन का सोया हुआ सांप जगा दिया था। वह इस स्वाभिमान को तोड़कर ही रहेगा, उसने सोच लिया था।